नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर दीन। हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भू अभिनेत्रियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइंस वाज गिवन बाय जेम्स हॉल एंड डाना हैंग होम्स स्टीयर्स। तो जो भू अभिनेत्रियों की अवधारणा है वह जेम्स हॉल और डाना ने प्रस्तुत की। वहीं यदि इसके सिद्धांत की बात की जाए कि भू अभिनेत्रियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हैंग महोदय ने वो प्रतिपादित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी? द बेस लेवल कॉन्सेप्ट वाज पोस्टुलेटेड बाय जेम्स हटन, J.W. पावल, W.M. डेविस, वाल्थर पैंक। जो बेस लेवल की अवधारणा है वह J.W. पावेल ने प्रस्तुत की थी। वहीं जेम्स हटन ने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया और डेविस को सब लोग जानते हैं, इन्होंने सामान्य अपवर्तन चक्र की प्रतिपादन किया। वहीं वाल्थर पैंक ने भी डेविस के सामान्य चक्र अपवर्तन का विरोध करके यानी आलोचना करके अपना सिद्धांत दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेज? नीलंबी घाटी, हैंगिंग वैली, वी आकार वाली घाटी, रिफ्ट घाटी या अंध घाटी। यह अंध घाटी। देखिए, जो यहाँ पूछ रहा है कि विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है, जो नीलंबी घाटी है, हैंगिंग घाटी है, ये हिमानी द्वारा बनती है। हिमानी के अपवर्तन द्वारा। जो वी आकार की घाटी है नदी के अपवर्तन के द्वारा बनती है, और जो रिफ्ट घाटी है ये भ्रंश द्वारा बनती है, और जो अंध घाटी है यानी ब्लाइंड वैली ये बनती है, ये जो बनती हैं घाटियाँ वो कास्ट क्षेत्रों में बनती हैं। तो कहला कि विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो जो विवर्तनिक शक्ति है वो रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी से जो विवर्तनिक शक्तियों के कारण बनती है रिफ्ट घाटी। तो इसका सही आंसर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक हाल के जलोढ़ से बना हो और पदस्थली, डीप सी समतल, लोएस मैदान। तो इस प्रकार से ये सूचियां दे रखी है। इसका सही मिलान करना है, तो इसका सही मिलान करना है तो हम देखते हैं कि ए वाला किससे मिलेगा। ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक हाल के जलोढ़ से बना हो, तो वो है बाढ़कृत मैदान। ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एलुवियन। तो रिसेंट एलुवियन ये जो होंगे वो होंगे फ्लड प्लेन, यानी एक का तीसरा। फिर डीप सी प्लेन। तो डीप सी प्लेन को होते हैं एबिशल प्लेन होते हैं, यानी वितलीय मैदान, बी का चौथा हो जाएगा। पवन की गतिविधि से निर्मित ए प्लेन फाउंड बाय विंड एक्शन। तो विंड एक्शन से कौन बनते हैं? वो बनते हैं लोएस के मैदान। वहीं जलोढ़ की झीनी परत से कुछ ढकी समतल सतह, ए लेवल सरफेस लाइटली कवर्ड विथ द लेयर ऑफ एलुवियल, तो वो है पैडी प्लेन। पैडी प्लेन की संकल्पना दी थी एलसी किंग महोदय ने। एलसी किंग महोदय ने पैडी प्लेन की संकल्पना दी थी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट
दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाई। तो ये सभी लोग इससे परिचित हैं, ये जेम्स हटन महोदय का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ लॉरेशिया? तो देखिए, वेगनर महोदय ने अपना सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, जिसमें ये माना कि जो आज वर्तमान में जो महाद्वीप हैं, स्थल भाग हैं, वो सभी आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम कहा था। और पेंजिया के चारों तरफ पैंथालसा नाम का समुद्र था। वहीं आगे चलकर ऐसी घटना हुई कि जो पेंजिया था वो दो भागों में बंट गया। जो उत्तरी भाग था वो कहलाया लॉरेशिया, और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना कहा गया, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में टैथिस सागर था, ऐसा हुआ। तो ये पूछ रहा है जो लॉरेशिया का भाग था, तो जब हम उत्तरी पार्ट को डिवाइड करें तो उत्तरी पार्ट में आता है उत्तरी अमेरिका और एशिया का उत्तरी भाग या एशिया, और यूरोप वाला पार्ट। तो जब एशिया का पार्ट उसमें आ जा रहा लॉरेशिया में, तो यहाँ पर जो चीनी प्लेट होगी वो एशिया में स्थित है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो यूरेशिया का पार्ट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो चीनी प्लेट हो जाएगा। हमारा सूची मिलान करने वाला क्वेश्चन है। भ्रंश, सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, पार्श्व भ्रंश, स्टेज भ्रंश। तो इसमें सही मिलान करना है। तो सामान्य भ्रंश, दोनों शैलखंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन। जब इस प्रकार से दोनों दिशाओं में विस्थापन होगा तो उसे सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है। वहीं उत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट, तो जो रिवर्स फॉल्ट है वो दोनों शैलखंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। जब एक दूसरे की ओर संचलन होता है इस प्रकार से पास से ये निकल जाता है तो उत्क्रम भ्रंश कहलाता है। वहीं पार्श्व भ्रंश, लेटरल फॉल्ट, जो लेटरल फॉल्ट भ्रंश तल के सहारे शैलखंड का क्षैतिज विस्थापन होता है। स्टेज भ्रंश, जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो, जिधर when the slope of a series of fault are in same direction, तो उसे स्टेज फॉल्ट कहा जाता है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, कगार कब प्रकट होता है? खाई प्रवण कब प्रकट होता है? When does an escarpment appear? जब भूखंड समस्तरी रूप से खिसक जाता है। When a land block move horizontally, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है। जब भूखंड जलाक्रांति के कारण खिसकता है। जब भूखंड मानव के हस्तक्षेप के कारण चलायमान होता है। तो कगार कब बनता है? कगार बनते हैं जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है। When a land blocked move vertically। निम्नलिखित से नदी हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। आइडेंटिफाई फ्लूवियल ग्लेशियल डिपॉजिट फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमानी धौत मैदान, बाढ़कृत मैदान, पेनी प्लेन और पैन प्लेन। तो नदी हिमानी निक्षेपों की पहचान करना है। तो जो आउटवाश प्लेन है ये हिमानी द्वारा बना हुआ है, निक्षेप द्वारा। वहीं बाढ़कृत मैदान जो है, फ्लड प्लेन, ये नदी के निक्षेप द्वारा बना है। ठीक। और जो पान प्लेन शब्द का प्रयोग किया था वो क्रिकमे महोदय ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
विकसित प्रदेश से कम विकसित प्रदेश की ओर प्रवसन क्या कहलाता है? माइग्रेशन फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड रीजन इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो है दुराग्रही प्रवसन, परवर्स माइग्रेशन, परवर्स माइग्रेशन। वहीं यदि उत्प्रवास की बात की जाए, इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन का मतलब होता है विकासशील देश से किसी विकसित देश की ओर गमन। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है, यह निम्नलिखित में से किसका विचार है? स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड इज व्यू अंडर तार्किक प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद। तो जिसका सही आंसर है वो है उत्तर आधुनिकतावाद। वहीं जो प्रत्यक्षवाद है उसके जो जन्मदाता हैं ऑगस्ट कॉम्टे माने जाते हैं। इसमें कल्पना का कोई महत्व नहीं होता है। प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई महत्व नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संचरण क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है कि प्रति दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संचरण कहलाता है, क्योंकि जो हमारे चक्रवात हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन घूमते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ए काउंटर क्लॉकवाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉन। तो इसे साइक्लोन कहा जाता है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक। दी अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ऑथर ऑफ बुक द अनस्टेबल अर्थ। तो अनस्टेबल अर्थ के लेखक हैं जे स्टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? सर्वाधिक जो विनाशकारी होती हैं वो होती हैं एल तरंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। वहीं पी तरंगे जो होती हैं वो सबसे फास्ट तरंगे होती हैं, यानी इनकी स्पीड भी सबसे अधिक होती है। और ये तीनों यानी जल, गैस और ठोस तीनों में चल सकती हैं। वहीं जो एस तरंगे होती है केवल ठोस में ही चलती हैं। और पी तरंगों की अपेक्षा एस तरंगों की स्पीड कम होती है। और धरातल पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं और एल तरंगे सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, परंतु ये सबसे स्लो चलती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता पूछ रहा है तो शुष्क ग्रीष्म एवं आर्द्र शीतकाल, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु में ड्राई समर एंड ह्यूमिड विंटर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो वहीं 35 से 40 के बीच में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसके आधार पर उसका नाम दिया गया, और ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जलवायु पाई जाती है। इंसुलेशन पृथ्वी सतह पर किस रूप में पहुंचता है? इंसुलेशन रीचेज द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, लॉरेंज वक्र। जो इंसुलेशन पहुंचता है वो शॉर्ट वेव के थ्रू पहुंचता है, और जो दीर्घ तरंगे होती हैं इससे पार्थिवीकरण होता है। इससे पार्थिवीकरण होता है क्या है कि जब सनरेज हमारे पृथ्वी धरातल पर आ जाती हैं
तो धरातल गर्म होकर ये भी किरणें छोड़ता है। वो जो किरणें होती हैं वो पार्थिव किरणें कहलाती हैं और ये दीर्घ तरंगें होती हैं। इनकी वेव जो होती लॉन्ग होती है। वही माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव वाली तरंगें होती हैं वो एक्सरे, गामा रेज, इस प्रकार की तरंगें होती हैं। ठीक, तो जो सूर्य तब पृथ्वी पर पहुंचता है वो लघु तरंगों के रूप में, और जो पार्थिव विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दृष्टिगोचर तरंग दैर्ध्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है। तो यानी द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो सनरेज आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो विभिन्न रेज उसकी जो वेवलेंथ होती है उस सबकी अलग अलग होती है। और जो मुझे दिखाई पड़ती है यानी दृष्टिगोचर तरंग दैर्ध्य होती हैं वो स्पेक्ट्रम में 0.4 से 0.7 के बीच में होती हैं, जो 7 रंगों में विभक्त होती हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। एज पर द कोपेन्स स्कीम द BHWH टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक इज फाउंड इन। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 शीत शुष्क वायु विशेष रूप से जो अटलांटिक सागर के पूर्वी तट के किनारे किनारे और उत्तरी इटली में शीतकालीन में अनुभव की जाती है क्या कहलाती है। कोल्ड ड्राई विंड। कोल्ड ड्राई विंड ठंडी सूखी पवन विंड हवा एक्सपीरियंस्ड particularly in winter along the eastern coast of Atlantic Ocean and in northern Italy is called। तो इसे बोरा कहा जाता है, बोराज। जो चक्रवात होते हैं ये चक्रवात के नाम से जो इंडियन ओशियन है उसमें आते हैं। वहीं टार्नेडो और हरिकेन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है। द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो सनरेज आती हैं, सनरेज जब आती हैं तो उसका बादलों के द्वारा 35% जो है तुरंत वापस कर दिया जाता है, परावर्तन हो जाता है। यानी परावर्तन हो जाता है तो जो 65% सनरेज होती हैं, सनरेज प्रवेश करती हैं धरातल पर और वो सबसे पहले धरातल पर टकराती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वायुमंडल में से किसके द्वारा सर्वाधिक गर्म होता है। तो वायुमंडल जो सनरेज आती हैं दीर्घ विकिरण के रूप में उससे ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि 35% तो वापस चला जाता है। और जो गर्म होता है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा होता है, क्योंकि जब पृथ्वी धरातल पर प्रकाश पड़ता है तो गर्म होकर धरातल गर्म होकर वो पार्थिव विकिरण करता है। और ये पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में होता है जो वायुमंडल को सर्वाधिक गर्म करता है। जो पृथ्वी से विकिरण होता है उससे वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विशाखापत्तनम के 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। सर्वप्रथम चक्रवात 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और फिर अकस्मात दिशा उत्तर पूर्व की ओर बदल ली। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन बंदरगाह अधिकतम खतरे का संकेत करते हैं। तो लिखा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो जब आप इसको क्या करिएगा, एटलस खोल लीजिएगा और एटलस खोलने के बाद इंडिया का मैप खोलिए, उसमें जो कह रहा है उसी प्रकार से करिए तो आपका तुरंत आंसर पता चल जाएगा। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विशाखापट्टनम के 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित था।
सर्वप्रथम चक्कर 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा, फिर अकस्मात दिशा उत्तर पूर्व की ओर बदल ली। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन बंदरगाह अधिकतम खतरे का संकेत करते हैं? तो वो करता है विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अधिक वृष्टि प्राप्त नहीं करता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसके दौरान नहीं करता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वर्षा होगी, छोटा नागपुर पठार में भी वर्षा होगी, क्योंकि जो नर्मदा घाटी है उसके द्वारा छोटा नागपुर पठार पर मानसून पहुंच जाता है। वहीं उड़ीसा और इधर उड़ीसा तट से पहुंचता है छोटा नागपुर पठार पर, तो वहाँ भी वर्षा हो जाती। जो पूर्वी हिमालय पर्वत है, वहाँ पूर्वी हिमालय पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा होती। जो तमिलनाडु तट है वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि ये हमारी जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की वजह से, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं और तमिलनाडु को ऊपर से निकलती हुई चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जलवायु में सपाटीकरण उच्चावच को समतल में समायन करने की प्रक्रिया है? इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इक्विप्लेनेशन प्रोसेस, एग्जाम्पल स्वरूप रिडक्शन ऑफ रिलीफ टू ए प्लेन टेक्स प्लेस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है यहाँ हवा का तीव्र गति तथा नदी के कारण ऊंचे उठे भाग कट कर समतल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है यहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, और ये दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं चट्टान को या किसी उच्चावच को काटने में, उसको समतल बनाने में। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से क्या कारण है कि शीतकालीन वृष्टि होती है? विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज मेनली ड्यू टू, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नीचे दिए गए रेखा चित्र में दर्शाए परिदृश्यों में से कौन सा सही है? इसमें ये चित्र दे रखा है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जो दिखाया गया है, यहाँ पर तापमान को दिखाया गया, यहाँ पर ऊंचाई को दिखाया गया। तापमान ऊंचाई के साथ क्या कर रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जब तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा तो प्रतिलोमन कह रहा था, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी सतह प्रतिलोमन, अपर सरफेस इन्वेंशन। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले 50 क्वेश्चन हम अन्य वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।